This is the second part of chapter number 8. Now our topic is village life. So in this video we discussed about the village life in the second urbanization. In the village of North India, the largest landowner was usually appointed the village headman. यानी विलेज हेडमैन जो है वो ऐसे इंसान को बनाया जाता है जिसके पास विलेज में सबसे ज़्यादा ज़मीन लैंड हो उसी को. ही एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द किंग एंड द विलेज. यानी उनका एक्ट और यानी वो किंग और विलेज के बीच के लिंक का, अगर विलेज को कोई बात किंग तक पहुंचानी है या फिर किंग का कोई वर्डिक है या व्हाटएवर, वो अगर विलेज के लोगों को पहचाने है तो उन दोनों के बीच का जो मीडिएटर जो थे वो ये हेडमैन रहते थे. कलेक्टिंग द टैक्स फ्रॉम अ पीपल लिविंग इन हिज विलेज एंड ओकेजनली एडमिनिस्ट्रेटिंग लॉ एंड जस्टिस. यानी उनका काम किंग और विलेज के बीच का मीडिएटर की तरह रहता था. इसकी वजह से कलेक्शन ऑफ द टैक्स जो था, यानी लोगों के पास से टैक्स कलेक्ट करने का काम जो था वो भी हेडमैन करते थे. फिर विलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉस है और जस्टिस जो है उसका काम भी हेडमैन को संभाला जाता था. ही वॉज अ कॉल्ड द ग्राम भोजक और ग्रामिका. यानी उसे ग्राम भोजक और ग्रामिका लोकल लैंग्वेज में कहा जाता था. एंड हिज ऑफिस वॉज अ हेरिडेटरी. ही हायर्ड अ वर्कर एंड स्लेव्स टू कल्टिवेट हिज लैंड. यहाँ पर हेरिडेटरी यानी कि अब हेडमैन जो है उसकी पोजीशन वारसागत हो गई. यानी हेडमैन के बाद उसका बेटा जो है वही इस विलेज का हेड बनेगा और वो अपने लैंड पर काम करने के लिए वर्कर्स और स्लेव्स यानी नौकर्स जो थे उनको क्रॉप कल्टीवेट करने के लिए रखते थे. बिसाइड्स ऑफ अ ग्राम भोजक देयर वर अदर फार्मर्स इन द विलेज. सम वेर अ बिग लैंड ओनर कॉल्ड गृहपति और गृहपतिज इन अ जातक. जातक जो है वो एक बुद्धिस्ट लिटरेचर्स की बुक है. यानी सिवाय हेडमैन के और भी फार्मर्स जो थे वो हमें देखने को मिलते थे. वो भी अगर उनके पास भी लैंड एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा हो तो उसे गृहपति कहा जाता था, जिसके बारे में जातक में हमें मेंशन किया गया है. Those who did not own any land and worked on the fields of the big land owners were the das and कर्माकर्स. यानी ऐसे लोग जिनके पास कोई अपना फील्ड या फिर लैंड नहीं था और वो दूसरे बड़े लैंड ओनर्स जो थे उनके अंडर काम करते थे तो उसे दास या फिर कर्माकर्स जो है वो कहा जाता था. कैटल गैजर्स एंड द हर्डर्स वेर कॉल्ड गोपालकस. यानी कैटल गैजर्स और हर्डर्स यानी कि जो पशुपालन से जुड़े हुए लोग थे या फिर गायों को और भैंसों को चरवाने का काम और ऐसा काम करते थे उसे गोपालकस कहा जाता था. इन एडिशन दिस वेर क्लासेस सच एज ब्लैक स्मिथ्स, कारपेंटर्स, वीवर्स, पोटर्स, सॉल्ट मेकर्स हु लिव्ड इन विलेजेस. यानी इसके अलावा एक और तरह का क्लासेस देखने को मिलता था. यानी दास का क्लास है, गृहपति है, लैंड ओनर है, हेडमैन है. तो इसके अलावा जो एक और क्लास देखने को मिलता था, इन सभी क्लास में छोटे मोटे वर्क करने वाले जैसे वीवर्स है, पोटर्स है, सॉल्ट मेकर्स है, ब्लैक स्मिथ्स है, कारपेंटर्स है, इन सबको इंक्लूड्स किया जाता था. दे पेड अ टैक्स इधर इन अ कैश और इन अ काइंड दैट इज़ बाय ऑफरिंग द फ्री लेबर टू द किंग. यानी ऐसे लोग जो थे वो टैक्स को या तो कैश के थ्रू पे कर सकते थे या फिर उनको किंग के लिए फ्री लेबर्स यानी कि किंग के लिए वर्क करना पड़ता था. तो इस तरह से वो टैक्स पे करते थे. जैसे इन टर्म ऑफ पेइंग टैक्स बाय ऑफरिंग अ फ्री लेबर दैट इज़ कॉल्ड विशति. यानी काम करके जो टैक्स पे किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड विशति. दैट्स यू लर्न इन द अर्लियर चैप्टर. Now we discuss the sources of the period, yani how we get the idea about the second urbanization. The some of the sources that are found in that urbanization, वही जो थे उन्होंने ही हमें इस urbanization के बारे में या क्या चल रहा था उसका आइडिया हमें दिया था. तो ऐसे ही कुछ sources जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. In addition to the जातक there are some other books that provide the information regarding to this periods. यानी जातक एक बुक है जिसके थ्रू हमें
इस पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है. इंटरेस्टिंगली द टू ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड्स वर रिटन बाय अ फॉरेन ट्रैवलर्स टू इंडिया. यानी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो 2 इम्पॉर्टेंट बुक है जिसके थ्रू हमें ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, वो फॉरेन ट्रैवलर्स के जो इंडिया के विज़िट के लिए आए थे उन्होंने लिखी है. वन इज़ अ anonymous text probably written by a sailor called the Peoples of the Arthian Sea, and the other is an account by a Roman writer Pliny. यानी एक जो राइटर थे वो सेलर थे जिन्होंने अनोनिमस टेक्स्ट लिखा हुआ था, और दूसरे जो थे वो रोम राइटर थे लिनी. तो इन दोनों की बुक से हमें जो है वो सेकेंड अर्बनाइजेशन के बारे में ज़्यादा आइडियाज़ क्लियर होते हैं और ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है. दिस पिक्चर इज़ रिलेटेड टू द बुद्धिज़्म. स्तूप यानी कि बुद्धिस्ट रिलीजियस प्लेस जो है उसे स्तूप कहते हैं. तो वहाँ पर हमें जो है ये जातक जो है वो एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है, उसके अंदर बहुत सारी स्टोरीज़ मेंशन की गई थी. तो उसी में से एक स्टोरी को शो करता हुआ ये पिक्चर हमें यहाँ पर दिया गया है. नाउ वी डिस्कस वन स्टोरी दैट इज़ अ मेंशन इन जातकस. सो लेट्स वी लर्न दैट स्टोरी. Analyzing source of the history, that's we are discuss. The merchants of a Seri. Now we discuss a story. Once upon a time there lived a merchant of a Seri who sold a brass and a tinware. He used to go from a place to place in order to sell his products. यानी मर्चेंट ऑफ सेरी जो है उसके ऊपर ये स्टोरी है. तो एक मर्चेंट जो था वो ब्रास और टीन से बने हुए बर्तन जो थे वो प्लेस टू प्लेस यानी एक से दूसरी जगह बेचने जाते थे. He was usually accompanied by the other merchants who also sold the same wares. यानी दूसरे मर्चेंट्स भी जो थे वो उनको खास इस मर्चेंट ऑफ सेरी जो थे उनको पसंद नहीं करते थे. These other merchants was greedy. यानी अदर मर्चेंट्स जो हमें देखने को मिलते हैं वो greedy यानी कि लालची थे. He wanted everything for a free and if he brought something he paid as little as possible. यानी दूसरा जो मर्चेंट था वो कोई भी चीज़ फ्री में ख़रीदना चाहता था और जितना अगर वो फ्री नहीं ख़रीद सकता था तो वो उस चीज़ के लिए जितना हो सके उतना कम पैसे पे करना चाहता था. Once when they went to a town, both of them moved through the streets and called out tinwares for a sale, brass for a sale. People came out for their homes and trade with them. Trade यानी कि बिज़नेस, यानी लोग जो थे वो अपने घर से बाहर आके इन लोगों से टीन और ब्रास के बने हुए बर्तन और चीज़ें खरीदते थे. और जब भी ये टाउन में से पास होते थे ये दोनों चिल्ला चिल्ला के लोगों को बुलाते थे. A poor old woman and her granddaughter lived in one of the houses. Once the family have been rich, but now a golden plate was the only expensive item left with them. यानी जैसे ये टाउन में से पास हो रहे थे तो वहाँ पर एक ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर था जो थे वो एक हाउसेस में रहते थे. तो उसकी फैमिली जो थी वो कभी अमीर रही होगी पर अभी नहीं है. तो उसके पास एक गोल्ड प्लेट जो है वही सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी कीमती चीज़ थी. हावेवर द ग्रैंड मदर डिड नॉट नो दैट इट वॉज अ गोल्ड. पर जो ग्रैंड मदर थी उसको पता नहीं था कि ये एक्चुअली गोल्ड है. शी हैड केप्ट दिस प्लेट बिकॉज हर हस्बैंड यूज्ड टू ईट फ्रॉम इट. यानी वो ग्रैंड मदर जो थी यानी ओल्ड वुमेन जो थी वो ये गोल्ड की प्लेट ले आती है अपने साथ क्योंकि उसको नहीं पता होता है कि ये बहुत ही कीमती है. उसके हस्बैंड जो थे वो रेगुलरली उसी के अंदर खाना खाते थे तो उसको लगा ये कोई यूजुअल सी प्लेट्स होगी. इट वॉज प्लेस्ड ऑन हिमसेल्फ अमॉन्ग द अदर पॉट्स एंड द प्लांट्स. यानी ये वहीं रखा गया था जहाँ पर पॉट्स एंड पैन्स और बाकी सारी चीज़ें रखी गई थी. द ग्रेडी मर्चेंट पास्ड देयर हाउसेस एंड कॉलिंग बाय द वेयर्स बाय द ब्रास टेंसिल्स. The granddaughter says to her grandmother, "Grandmother, please buy something for me." यानी ये ग्रीडी यानी लोभी मर्चेंट जो था वो इस
ग्रैंड मदर के घर के पास से गुजरता है तो उसकी ग्रैंड डॉटर जो है वो अपनी ग्रैंड मदर को कहती है कि ग्रैंड मदर प्लीज़ मुझे भी कुछ ले दीजिए। वी हैव अ वन ओल्ड प्लेट, और वो लड़की कहती है कि वी हैव अ वन ओल्ड प्लेट, लेट्स यूज़ दिस, व्हाट इज़ द मर्चेंट्स विल ऑफर इन एक्सचेंज ऑफ इट। और वो सोचते हैं कि इस गोल्ड प्लेट के बदले ये मर्चेंट जो है वो देखते हैं कि हमें क्या देते हैं। द ओल्ड वुमेन्स कॉल द मर्चेंट एंड शो हिम द प्लेट्स। शी आस्क्ड हर, सर विल यू टेक दिस प्लेट्स एंड गिव समथिंग इन रिटर्न टू दिस लिटिल गर्ल। और वो मतलब ओल्ड वुमेन्स जो है वो प्लेट दिखाती है और मर्चेंट को पूछती है कि इस प्लेट के बदले आप इस छोटी सी बच्ची को क्या दे सकते हो। द ग्रीडी मर्चेंट realized that it was a golden plates, यानी ग्रैंड मदर को नहीं पता था कि दिस वन इज़ अ गोल्डन प्लेट्स, पर जो ग्रीडी मर्चेंट था वो देखते ही समझ गया कि ये प्लेट जो है वो गोल्ड की है। He hoped that they would get it without paying anything. He said it is a worthless, यानी उसके दिमाग में ये आया कि ये मैं प्लेट ले लूँगा और बदले में कुछ दूंगा भी नहीं, और ऐसी आशा उसको थी। तो उसने गेम खेला। उसने क्या कहा कि ये वर्थलेस, यानी इसकी कोई प्राइज़ आपको मिलेगी नहीं। ही होप दैट द विमेन वुड सेल इट टू हिम फॉर अ फ्री, और उसे ये लगा कि अगर मैं ये कह दूँ कि ये चीज़ बेकार है और इसकी आपको कोई कीमत नहीं मिलेगी तो शायद मैं भी ये ओल्ड विमेन जो है ये प्लेट मुझे फ्री में दे देंगे। ऐसा ये ग्रीडी मर्चेंट के दिमाग में चल रहा था। द ओल्ड मर्चेंट्स वाज पासिंग बाय, यानी अदर मर्चेंट जो था वो भी सेम वहीं से पास हो रहा था। द लिटिल गर्ल हियर हिज कॉल एंड आस्क्ड हर ग्रैंड मदर टू आस्क द मर्चेंट व्हाट ही वुड गिव फॉर द प्लेट। और ये दूसरा मर्चेंट जब पास हो रहा था तो ग्रैंड डॉटर जो थी उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को बोला कि आप दूसरे मर्चेंट से पूछिए कि वो हमें इस प्लेट के बदले क्या ऑफ़र कर सकते हैं। ग्रैंडमा दैट मर्चेंट वॉज अ बैड टेम्पर, यानी गर्ल को में भी लगा होगा कि ये मर्चेंट जो है वो बैड टेम्पर है। दिस मर्चेंट लुक नाइस, और ये मर्चेंट जो है वो दिखने में भी अच्छे थे। आस्क हिम ही मे गिव अस सम टीन वेयर्स। द ओल्ड वुमेन आस्क्ड टू गर्ल टू कॉल द मर्चेंट्स। एज सुन एज द मर्चेंट्स टुक द प्लेट्स इन हिज हैंड he came to know that it was a made up of gold, यानी फिर ओल्ड वुमेन्स जो है वो अपनी ग्रैंड डॉटर को कहती है कि आप इनको बुलाओ और इनको प्लेट दो, और जैसे ही ये दूसरा मर्चेंट प्लेट हाथ में लेता है वो तुरंत समझ जाता है कि दिस प्लेट इज़ मेड अप ऑफ अ गोल्ड एंड ही सेड दिस इज़ अ गोल्डन प्लेट। और वो मर्चेंट जो है वो तुरंत बोल देता है कि ये सोने की प्लेट है। ही हैप्पीली गिव अ मनी एंड ऑल ऑफ his way to the old women in exchange for the plate, और वो उस प्लेट की सही कीमत लगाकर प्लेट के बदले में जो मनी या फिर जो भी चीज़ है उनको देनी चाहिए वो ओल्ड वुमेन को देता है। सो दिस स्टोरीज बिलोंग फ्रॉम द जातक टेल्स। What type of ware did merchants sell in those days? तो tin and brass. What was the mode of exchange used between the women and the merchants that involved? तो बार्टर सिस्टम जो थी वो हमें उस टाइम पर एक्सचेंज करने के लिए यूज़ होती थी, जिसके अंदर किसी तरह का मनी या फिर पेपर मनी या फिर कॉइन्स का इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को नहीं मिलता था। अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, हाउ डिड द मर्चेंट्स सेल देयर वेयर्स इन दोज डेज? तो वो शाउट करके चिल्लाते थे और लोगों को अपने पास बुलाते थे, और इसी तरह से वो अपनी चीज़ें जो है वो दूसरी चीज़ों के साथ एक्सचेंज करके बेचते थे। बाय स्टडिंग दिस स्टोरी यू गेट द आइडिया अबाउट कि एक मर्चेंट जो थे वो अच्छे थे और एक मर्चेंट जो थे वो बुरे थे, एक ग्रीडी थे और एक ऑनेस्ट थे। तो ऐसे ही बहुत सारी स्टोरीज जो है वो जातक में मेंशन की गई है। दिस आर रिलेटेड टू द बुद्धिज़्म। Both provide the information on a trade, ports and trade routes. Both means in sense of जो हमने टू ट्रैवलर्स के बारे में डिस्कस किया था और उनकी जो बुक्स थी उनके बारे में बात हो रही है कि उन दोनों के अंदर हमें
उस टाइम पर ट्रेड कैसे थे, पोर्ट्स कैसे थे, और ट्रेड रूट्स कौन कौन से थे, मेन ट्रेड रूट्स यानी बिजनेस रूट्स जो थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। लिनी ऑल्सो कंप्लेन अबाउट द ड्रेन्स ऑफ अ वेल्थ फ्रॉम रोम टू इंडिया बिकॉज ऑफ अ कॉस्टली इंडियन इम्पोर्ट्स। यानी लिनी जो है वो उस टाइम पे रोम और इंडिया की जो ट्रेड सिस्टम या फिर उनके बीच का जो ट्रेड किस तरह से चल रहा था उसके बारे में भी उन्होंने मेंशन किया गया है। आवर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड इज़ अ बॉडी ऑफ अ टेक्स्ट कलेक्टिवली रिफर टू एज अ संगम लिटरेचर। यानी साउथ इंडिया में उस टाइम के पीरियड पर जो भी ट्रेड या फिर जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड मिली है वो हमें संगम लिटरेचर जिसे बॉडी ऑफ अ टेक्स्ट भी कहा जाता है। This text mainly poem on a love and a war were a campaign around the 2300 years ago। यानी संगम लिटरेचर जो है वो कंपेन है वो 2300 सालों पहले किया गया था, और ये जो टेक्स्ट है वो पोएम थ्रू बताए गए हैं जिसके अंदर लव और वॉर के बारे में मेंशन किया गया है। यानी द मेन टॉपिक ऑफ दिस आर लव एंड वॉर। द मेंशन वेरियस काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेज ऑफ द तमिल रीजन। और तमिल रीजन में किस तरह के वेरियस यानी बहुत अलग अलग तरह के लोग जो रहते थे उनके बारे में भी संगम लिटरेचर में मेंशन किया गया है। सम फैमिलीज ऑन द लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ कल्टिवेबल लैंड्स एंड वेर नोन एज अ विलालर्स। यानी ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है कल्टिवेट करने के लिए उसे विलालर्स कहा जाता था। Farmers who owned the small pieces of lands were known as a usehaver। यानी छोटे फार्मर जो थे और जिनके पास स्मॉल पीस ऑफ लैंड यानी कल्टीवेशन के लिए छोटा एरिया हो उसे उजावर भी कहा जाता है। इफ़ दिस लैंड वॉज नॉट सफिशिएंट फॉर देयर सबसिस्टेंस दे वर्कड ऑन द लैंड ऑफ अ बिग लैंड ओनर। और अगर मतलब किसी के पास बहुत ही स्मॉल पीसेस है और वो उन लोगों के लिए सफिशिएंस नहीं है यानी उनको इनकम ऑफ सोर्स जो है वो उस लैंड से नहीं पूरा हो रहा है, तो वो लोग जो थे वो दूसरों बड़े लैंड ओनर जो है उनकी लैंड पर वर्क करने चाहते थे। लैंडलेस लेबरर्स एंड द स्लेव्स वेर नोन एज अ कदाई सियारा एंड द आदिमिया। या ऐसे लोग जिनके पास लैंड नहीं है और जो दूसरों के लैंड पर वर्क करते हैं उसे कदाई सियार और आदमिया कहा जाता था। ये पूरी साउथर्न लैंग्वेज थोड़ी यूज़ हो रही है, अदरवाइज़ जो हमने ये सब कुछ जो है वो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। दे वर्कड ऑन द लैंड ऑन बाय अदर्स। और ये जो कदाई सियार जो है वो दूसरों के लैंड्स पर वर्क करते हैं। Now we discuss our last topic, that is a case study, a closer look at the तामिलकम। अब हमें तामिलकम जो है वो केस स्टडी के लिए दिया गया है। बिटवीन द 200 BC एंड 300 BC द चोलास, पंड्यास एंड द चेरास रूल ऑन द प्रेजेंट डे तमिलनाडु विद देयर कैपिटल्स इन द कावेरीपत्तनम और पुहर, मदुराई एंड द मॉडर्न डे कोचिन रिस्पेक्टिवली। यानी कौन कौन सी डायनेस्टीज़ जो थे वो इस पर रूल कर गए थे बिटवीन द 200 और 300 के बीच में। तो चोलास है, पंड्यास है और चेरास है। दीज आर पावरफुल डायनेस्टीज़। तो प्रेजेंट डे पर हम जिसकी बात कर रहे हैं उसे तमिलनाडु कहते हैं और उसकी कैपिटल जो है वो कावेरीपत्तनम उस टाइम पर रहा, पुहर रहा, फिर मदुराई रहा और रिसेंटली उसे कोचीन कहा जाता है। ट्रेड वॉज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द रेवेन्यू फॉर दिस किंगडम्स। यानी तमिलकम जो है उनका मेन सोर्स ऑफ द इनकम जो था उस टाइम पर वो ट्रेड यानी कि बिजनेस था। कावेरीपत्तनम वॉज अ पोर्ट सिटी। यानी कावेरीपत्तनम जो है वो पोर्ट सिटी यानी कि ये सिटी जो था वो किसी रिवर के पास सिचुएटेड था। और पोर्ट उसे कहते हैं जहाँ पर शिप को पार्क किया जाता हो, सामान को लोड अनलोड किया जाता हो, जहाँ पर बहुत सारी शिप एक साथ रहती हो, जहाँ पर सी रूट्स हो वो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस हब भी कह सकते हैं। द रूलर्स इंकरेज बोथ इंटरनल एंड ओवरसी ट्रेड्स। यानी
कावेरीपत्तनम के जो रूलर्स जो थे वो इंटरनल बिजनेस को भी इंकरेज करते थे और सी रूट के थ्रू आउट ऑफ कंट्री या फिर आउट ऑफ स्टेट जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनको भी सपोर्ट करते थे. देयर वॉज अ ग्रेट डिमांड फॉर द इंडियन गुड्स सच एज अ पेपर, स्पाइसेस, डाई, स्पीयर्स, प्रेशियस स्टोन्स, आइवरी, fine clothes, even the exotic animals, and particularly in Rome. यानी उस टाइम पर इंडिया की बनी हुई चीज़ें जो थी वो ग्रेट डिमांड यानी उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती थी और ये सारी चीज़ें जो है उनकी डिमांड रहती थी और इसकी डिमांड स्पेशली जो है वो रोम में ज़्यादा देखने को मिलती थी. इन रिटर्न इंडिया रिसीविंग द गोल्ड एंड सिल्वर्स, यानी ये सारी चीज़ें जो है वो हम एक्सपोर्ट करते थे पर हम इंपोर्ट भी करते थे, यानी कुछ चीज़ें जो थी वो रिसीव्ड यानी हम भी बाहर से लेते थे. तो उसमें से है गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर ऑर्नामेंट्स, वाइन्स, वेरियस टाइप ऑफ पॉटरी, लार्ज ग्लास जार, बाउल, ब्राउन स्पॉट, स्टैच्यूज, लीड इन द शेप ऑफ अ कॉल्ड स्ट्रिप एंड टू हैव बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम रोम. यानी रोम से ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिया में इंपोर्ट की जाती थी और डाई, स्पाइसेस और ये सारी चीज़ें जो थे वो हम रोम को एक्सपोर्ट करते थे. इट वॉज फॉर मेकिंग कॉइन्स, यानी कॉइल्ड स्ट्रिप जो थी वो कॉइन्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता था. द डिस्कवरी ऑफ numbers Rom coins at the various sites in the peninsular land. No doubt that the trade with Rome was a favorable. Remains of Roman settlements can be seen in the trading centers such as एरिका मेदू. यानी इसमें कोई डाउट नहीं कि हमारा रोम के साथ जो बिज़नेस था वो अच्छा था क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और जो चीज़ें हम बेचते थे और जो हमें वहाँ से लेते थे उससे हमें फ़ायदा ही होता था. तो इसका तो आइडिया हमें आ जाता है. पर एक और चीज़ है कि पेनिनसुलर जहाँ पर है, पेनिनसुलर उसे कहते हैं जहाँ पर तीनों और पानी हो और एक ही और ज़मीन हो, दैट इज़ कॉल्ड पेनिनसुलर. तो ऐसी जगह जो थी इंडिया पेनिनसुलर है, इसलिए इंडियन पेनिनसुलर्स में जो है हमें रोम्स के कुछ कॉइन्स है या फिर रोम के साइड्स पर जो हमें सिम्बॉल्स देखने को मिलते हैं वैसे ही सिम्बॉल्स हमें इंडिया में भी कुछ जगह पर देखने को मिलते हैं. तो ये भी शो करते हैं कि हमारे और रोम के बीच में किसी तरह का बिज़नेस रहा होगा. और रोमन्स जो है वो अपने बिज़नेस और ट्रेड के लिए इंडिया में भी सेटलमेंट्स यानी सेटल हुए थे, उसके भी प्रूफ जो है वो हमें एरिका मेदू एक्सकावेशन के टाइम पर मिले हैं. The plan of the city of Puhar or Kaveripattinam is described in the Tamil epic सिलप आदिकरम. ये सिलप आदिकरम जो है वो एक तमिल एपिक है जिसके अंदर हमें पुहर और कावेरीपत्तनम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है. द सिटी वॉज डिवाइडेड इनटू 2 एरिया, लिविंग एरिया एंड द हार्बर एरिया. यानी अकॉर्डिंग टू दिस एपिक सिटीज़ जो थे यानी पुहर और कावेरीपत्तनम जो है वो दोनों वैसे एक ही है, उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया था. फर्स्ट वन वाज अ लिविंग एरिया एंड सेकंड इज़ अ हार्बर एरिया. द लिविंग एरिया हैड हाउसेस, ईटिंग एरियाज, मीटिंग हॉल्स, गार्डन्स एंड टेम्पल्स. यानी लिविंग एरिया जो थे वहाँ पर हमें हाउसेस है, ईटिंग एरियाज है यानी पब्लिकली लोग साथ में खा सके ऐसी जगह, मीटिंग हॉल यानी जहाँ पर असेंबली हो सके, फिर गार्डन्स है, टेम्पल्स है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं. द हार्बर्स एरिया वॉज अ where the boats were docked. It had a warehouses where goods could be stored. यानी हार्बर एरिया उसे कहते हैं जहाँ पर बोट्स जो है उसको पार्क किया जाए या फिर सामान जो है जहाँ से लोड एंड अनलोड किया जा सके. वहाँ पर वेयर हाउसेस यानी स्टोरेज रूम भी देखने को मिलते हैं कि जहाँ पर सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रखा जा सके. पॉटरी, टेराकोटा, बीड्स, ऑर्नामेंट्स, वायर्स एंड द कॉपर वेसल्स वेर फाउंड हियर. यानी कावेरीपत्तनम में हमें ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिली है. रोमन एम्फोरिया
जग्स विथ 2 हैंडल्स एंड नैरो नेक, एक खास तरह का जग है जिसके 2 हैंडल्स होते हैं और जिसकी नेक है वो नैरो होती है, जिसे एम्फोरिया कहते हैं। वो भी हमें कावेरीपत्तनम में देखने को मिला। यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाइन एंड ऑयल्स वेर एक्सकावेटेड एरिका मेदू, यानी एरिका मेदू जो है वहाँ पर भी हमें एम्फोरिया देखने को मिलता है। तो एम्फोरिया जो है उसका यूज़ है वो वाइन और ऑयल को स्टोर करने के लिए होता है।